हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री बी से वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आपका पी ब्लॉक के इस नए लेक्चर में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम लोग नाइट्रोजन फैमिली का 1 शॉट लेक्चर देखेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे। 1 शॉट मतलब क्या, सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सबका जिक्र करेंगे क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, डेमो लेक्चर सेकेंड है क्रैश कोर्स का। तो नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग पढ़ेंगे एक्वेरेंस, हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में स्पेशलाइजेशन तरीके से। उसके बाद हम लोग फिजिकल ट्रेंड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स देखेंगे। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड्स देखेंगे, एटॉमिक साइज का ट्रेंड्स देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड्स देखेंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटीज में हम रिएक्शन विथ हेलोजन देखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखेंगे, मतलब हम हाइड्राइड देखेंगे, हैलाइड देखेंगे और ऑक्साइड देखेंगे। उसके बाद हम नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जैसे डाई नाइट्रोजन जो कि खुद ही नाइट्रोजन है, उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे अमोनिया की प्रिपरेशन, फिर हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन। और इसी के साथ आपका नाइट्रोजन फैमिली फिनिश हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक रहेगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने नाइट्रोजन फैमिली की बात बोली कि ये चीजें हमको पढ़नी है, आपने ये नहीं बताया कि फास्फोरस क्यों नहीं पढ़ना है। तो भैया रिड्यूस सिलेबस में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड कट गए हैं, फास्फोरस के कंपाउंड फास्फीन कट गए हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या कट गया है तो ये जो हमारा ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन है ये भी आपके सिलेबस से कट गया है, ठीक है। तो एकदम रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये चीजें पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहली फैमिली जो क्लास 12 सिलेबस में है नाइट्रोजन फैमिली, और इस फैमिली को हम निकोजन नाम से भी जानते हैं। बट स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में आपको क्या लिखा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखिएगा, ये हमारी स्पेलिंग है, ठीक है। इसको हम कहते हैं निकोजन फैमिली, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि हमारा इस ग्रुप नंबर 15, भाई नाइट्रोजन फैमिली को हम ग्रुप नंबर 15 भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो आप सभी को पता है कि इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 में अगर हम 8 जोड़ दें तो ये 15 होगा फास्फोरस का। 15 में हम 18 जोड़ दें तो 33 होगा आर्सेनिक का। और 33 में अगर हम फर्दर 18 जोड़ दें तो 51 हो जाएगा। और 51 में 32 जोड़ दें तो 83। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द नाइट्रोजन फैमिलीज एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस है ये हमारा नॉन मेटल होता है। जो हमारा आर्सेनिक और एंटीमनी है ये हमारे मेटेलाइड होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं भाई? ये हमारे मेटेलाइड होते हैं। और अगर उसी के बाद हम बात करें बिस्मथ की तो ये टिपिकली मेटल होता है। ये क्या होता है? टिपिकली मेटल होता है। इसका मतलब हम एक चीज़ बता सकते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, जो कि हम बहुत ईजिली यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों मेटेलॉइड हैं, ये टिपिकली मेटल है। अब हम बात करते हैं इसी टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, यहीं पे हम बगल में देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। कई बच्चे कहते हैं सर नाइट्रोजन फैमिली मुझे याद नहीं होती। तो भाई इसको नेपाल, इसको पाकिस्तान, इसको ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। आप कैसे भी याद करो, बस आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो एक बार फिर से मैं ट्रिक बता दूं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। इसका 7, इसका 15, इसका 33, इसका 51, इसका 83। तो आइए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब हम अबाउ रूल से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने थे, 2 2 4 और 3 7। ठीक उसी प्रकार हम जब फास्फोरस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। यानी कि एक चीज़ तो प्यारे बच्चों हमको क्लियर है कि यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 10 2 12 3 15 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आर्सेनिक की भी बात कर लें, फिर आपको बताते हैं क्या चीज़ क्लियर है भाई। 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हुए, 3p6 हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 3d10 28 एंड 4s2 एंड 4p3 ये हमारे 33 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको इन सारी चीज़ों में एक सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही होगी, वो सिमिलरिटीज़ ये है कि ये हमारा वैलेंस सेल है।
ठीक है, यहाँ पे बैलेंस सेल हमारा ये है और यहाँ पे हमारा वैलेंस सेल ये है। सिमिलरिटीज ये नजर आई होगी कि यहाँ पे 2s2 2p3, यहाँ पे 3s2 3p3, यहाँ पे 4s2 4p3। इसका मतलब अगर हम एंटीमनी का लिखना चाहें तो हम डॉट 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 यहाँ पे क्या आएगा भाई 5s2 5p3, और अगर हम बिस्मथ का लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या आएगा 6s2 6p3। तो एक चीज क्लियर हुई, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि NH2 NP3 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। आप देख सकते हो ये 2 3 4 ये जो नंबर ऑफ पीरियड है ये n की वैल्यू है या नंबर ऑफ सेल हैं, ठीक है। और NH2 का क्या मतलब भाई देखो 2s2 3s2, ठीक है, ये NH2 है, NP3 का मतलब 2p3। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 है। दूसरी चीज ये प्यारे बच्चों की अगर हम NH2 NP3 के लिए ऑर्बिटल फिलअप करना चाहें, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ, हमारे पास क्या है NH2 NP3, तो अगर NH2 के लिए भरें तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन S में, ठीक है, और P के लिए भरें तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 1 1 1। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारा है ये कंप्लीट हाफ फील्ड है, ये जो हमारा है 1 1 1, यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ है, सबको एक एक मिला है, ऐसा नहीं कि कोई खुश ना रहे, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे केसेस को हम कहते हैं हाफ फील्ड। ऐसे केसेस में क्या है भाई हाफ फील्ड, ये कंप्लीट हाफ फील्ड है। और आप सभी को पता है कि जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं केमिस्ट्री में वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पा जाते हैं। इसका मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर एक चीज़ तो क्लियर हुई कि ये कुछ ना कुछ नोबेल गैस की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि नोबेल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके ऑक्टेट पूरे होते हैं, वहाँ पे कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, जैसे NH2 NP6 होता है। और वही सेम केस यहाँ पे देखिए कंप्लीटली हाफ फील्ड है। आपको पढ़ाया गया होगा जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़े रहे होंगे कि जहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वहाँ पे स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पूरा सिस्टम, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्यूरेंस, कहाँ कहाँ नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट पाए जाते हैं, किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक्वेरेंस की तो यहाँ पे देखिए कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो हमारा नाइट्रोजन होता है आप सभी को पता है कि 78% हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसका मतलब यार ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, वाई वैल्यूम है ना। उसी के बाद बात करें हम कि अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में पाया जाता है, तो अर्थ क्रस्ट में ये सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का हमारा जो फार्मूला है NaNO3 होता है और पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है जो कि आपके MCQ में क्वेश्चन बन जाती है कि सोडियम नाइट्रेट को हम चिले साल्टपीटर कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को हम इंडियन साल्टपीटर कहते हैं। इसका मतलब इन दोनों के कॉमन नेम याद रखिएगा, बहुत बार MCQ में पूछा गया है कि चिले साल्टपीटर और इंडियन साल्टपीटर का फार्मूला NaNO3 एंड KNO3। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है अगर हम अर्थ क्रस्ट में पूछें किसके फॉर्म में पाया जाता है तो इन दोनों के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन भाई और कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर जी प्रोटीन में, हाँ आपको एक चीज़ नहीं पता होगी, मैं बता दूं कि जो हमारा प्रोटीन होता है ये अमाइनो एसिड से बना होता है। ये किससे बना होता है भैया, अमाइनो एसिड से। और जो हमारा अमाइनो एसिड एमीन का क्या होता है NH2 या NH3, इसी को नाम कहते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो आप देख लो प्रोटीन एक पॉलीमर है, अमाइनो एसिड उसका मोनोमर है। अब अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन कंटेन होता है, इसलिए प्रोटीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। बात करते हैं कि क्या सर ये प्लांट में ही केवल प्रोटीन होता है, नहीं भैया, प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, तो फास्फोरस हमारा बहुत सारे मिनरल्स में पाया जाता है, यहाँ तक कि हमारी हड्डियों में पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है फास्फोरस प्रेजेंट इन आवर बोन्स, आप सभी को पता है मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, तो फास्फोरस यहाँ सब पाया जाता है। उसके बाद करें अनदर एलिमेंट की, इस ग्रुप के आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो ये सल्फाइड मिनरल में पाया जाता है, ठीक है ना, ये सल्फाइड मिनरल्स में पाया जाता है। तो ऑक्यूरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो चिले सॉल्टपीटर और इंडियन सॉल्टपीटर का फार्मूला आपसे पूछा जाता है, जिन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं
कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है नाइट्रोजन फैमिली में। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो डाइएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है। उसके अलावा जो हमारे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है क्यों ये डाइएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या आर्सेनिक है, इन सब के अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इन सब के वैलेंस शेल में भाई NH2 का मतलब होता है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा भैया, पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2 तरीके से चित्र बना सकते हैं भाई इनका स्ट्रक्चर। एक तो तरीका ये है कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली, यानी कि 3-3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए और ये N2 डायटोमिक फॉर्म में बना लिया। तो जो नाइट्रोजन होता है इसकी साइज होती है छोटी इन कंपेरिजन टू फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। कैसे छोटी होती है भैया, आप सभी को पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की छोटी साइज और हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के चलते नाइट्रोजन यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग के थ्रू क्या बनाते हैं, N2 बना लेते हैं। ठीक है ना। और ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है भैया, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़िया है, तो ये बॉन्ड बहुत बड़े बड़े नहीं बने, बहुत दूर दूर नहीं बने हैं। इसको अगर तोड़ना होगा तो बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो पी पाई बॉन्डिंग जो है नाइट्रोजन की बहुत स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यही वजह है कि ये इसको बहुत ज़्यादा क्या बनाता है भैया, स्टेबल बनाता है। जब कोई चीज़ स्टेबल है तो तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, इसका मतलब यहाँ पे हाई डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सब जब 3 बैलेंसी होती है तो क्या नाइट्रोजन का ऐसे हम नहीं बना सकते हैं? देखिए आप लोग ज़रा ध्यान से, क्या हम नाइट्रोजन को ऐसे नहीं बना सकते हैं? ये मतलब 3 बैलेंसी को दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, ये इसको मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हर नाइट्रोजन 3-3 बॉन्ड बनाया है, तो ऐसे भी तो हम नाइट्रोजन की बैलेंसी को दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन ये जो फॉर्म है ये अनस्टेबल है। इसके कंपैरिजन में जो ये वाला चित्र है आपका डायटोमिक ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पी पाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के चलते इसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन ये आसानी से टूट जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फास्फोरस की, आर्सेनिक की और एंटीमनी की, तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की जो साइज होती है आपको पता है बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। साइज बड़ी होती है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होगी। इस वजह से ये ऐसे अगर हम एडजस्ट करें तो नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत वीक बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। पी पाई बॉन्डिंग तो पाई ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सभी में डी ऑर्बिटल होता है। तो फिर सर इसका चित्र कैसे बनेगा? तो मैं एक फास्फोरस का चित्र आपको बना के बता दे रहा हूँ। फास्फोरस का चित्र हमारा इस तरह बनता है भाई, जिस तरह हमने नाइट्रोजन का बनाया था। कैसे बनेगा? ये देखो, ये हमारा फास्फोरस का चित्र बन गया। बैलेंस यहाँ पे 3 पूरी कर ली। तो सर ये फास्फोरस का जो चित्र बना ये कैसे होता है? इस चित्र को प्यारे बच्चों हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब आप कहोगे सर ये टेट्राहेड्रल तो नहीं लग रहा है। हाँ, लग नहीं रहा है, लेकिन ये होता टेट्राहेड्रल टाइप का ही है। तो जो हमारे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है ये टेट्राएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं और ये हमारे सॉलिड होते हैं। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाते हैं। वहीं पर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है पी पाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के चलते, इसलिए ये हमारा डायटोमिक फॉर्म में इस वाले चित्र में ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वाले स्ट्रक्चर में कम। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, कैसे कैसे इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनके ट्रेंड्स, तब हम जाके ऑक्सीडेशन नंबर समझ पाएंगे, नहीं तो हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ली है एटॉमिक साइज। अब आप सभी को पता होगा एटॉमिक साइज क्या होते हैं। अगर हम बहुत जनरली डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक साइज कहते हैं, अगर हम एटम को स्फेरिकल माने तो। और हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी एटॉमिक साइज वाले केस में कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव पथ पे चलेगा,
जाकर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे में हम एक और डिफिनीशन देते थे कि न्यूक्लियस का जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन काम करे वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे हमको एटॉमिक साइज नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको ट्रेंड्स पढ़ना है कि एटॉमिक साइज कैसे वेरी करती है नाइट्रोजन फैमिली में। तो आइए सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली का हम नाम लिखने, भाई नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आप सभी को इसका वो तो पता ही है एटॉमिक नंबर, भाई हम लोगों ने कई बार कर चुका। यहाँ 33, यहाँ 51, यहाँ 83। तो ज़रा अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम भैया आप वाऊ वाला ही लिखें, हम बोहर बरी लिख दें। हम लिख दिए यहाँ पे 2 और 5, हम यहाँ पे लिख दिए 2 8 5, हम यहाँ पे लिख दिए 2 8 8 2 10 हो गया, और फिर 18 हो गया, और फिर हमारा क्या हुआ देखिए यहाँ पे 2 8 18 और 5 कितने हुए भाई 8 2 10, 18 10 28 और 5 33, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी। तो अब एक चीज़ देखिए कि इसमें कितने सेल हुए। अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन में कितने सेल हैं, आप बोलोगे सर 1 कमरे 2 कमरे, यानी कि 2 सेल। अगर मैं पूछूं भाई फास्फोरस में कितने सेल हैं, आप बोलोगे 1 2 और 3 सेल। अगर मैं पूछूं आर्सेनिक में, आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4। इसी तरह आप आइडिया लगा लोगे कि इसमें 5 सेल होगा और इसमें 6। एक बात बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अगर किसी घरों में कमरों की संख्या बढ़ेगी तो कमरे की संख्या बढ़ने से घर का आकार भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो। इसका मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, वो चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ सेल हमारा बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी हमारी बढ़ेगी। एटॉमिक साइज हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज हमारी नंबर ऑफ सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम बहुत इजीली एक चीज़ कह सकते हैं कि ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल। क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं भैया, इसलिए एटॉमिक साइज भी हमारी बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं आप ये ट्रेंड समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन बता दे रहा हूं। वो अलग बात है कि आपको पता होनी चाहिए। किसी भी आउटर मोस्ट सेल से, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका एक और नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, कहीं कहीं पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो तीनों नाम एक ही चीज़ के हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी वैलेंस सेल से, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है एनर्जी की, वो हमारी क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। या हम कह सकते हैं द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम या फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ द न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई IP। तो हमको ये नहीं पढ़ना, हमको ये पढ़ना है क्या ट्रेंड है। प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, जैसा कि अभी हमने देखा कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है। भाई NPAS सब बीमार, ठीक है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। हमने क्या देखा कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी जो साइज है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स एक चीज़ बताओ कि अगर न्यूक्लियस जो हमारा होता है, आप लोगों को सभी को एक चीज़ पता होगी कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स द्वारा, न्यूक्लियर फोर्स द्वारा या न्यूक्लियर चार्ज द्वारा। तो जब साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर घटेगी, न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने में दिक्कत होगी। छोटी साइज है तो बुला लिए, खट से आ गए। भाई बड़ी साइज है तो बुलाने में थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब अपने नज़दीक लाने में। और जब एक बात बताओ, साइज बड़ी होगी जब न्यूक्लियर चार्ज कम काम करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहे तो निकाल ले जाएगा। मैं ऐसे आपको समझाऊं कि मान लो भैया हम पढ़ा रहे हैं, आप कमरे में बैठे हो, पहली सीट पे बैठे हो, हमसे नज़दीक हो, और कोई बच्चा सबसे पिछली सीट पे बैठा है जो हमसे बहुत दूर है, ठीक है ना। अब कमरे में अगर 2 ही 3 बच्चे हैं जो हमारे एकदम नज़दीक हैं, तो किसकी मजाल है जो तुमको आए और बोले कि चलो बाहर क्रिकेट खेलने, कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर आप खूब खचाखच क्लास भरी है, खूब दूरी पे हो आप हमसे, हम पढ़ा रहे हैं अपने में मस्त होके और तुम अपने में मस्त हो, कोई आया कहा ऐसा करो यार चलते हैं क्रिकेट खेलने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले गया, तुम इलेक्ट्रॉन की तरह हो, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो भाई, जब साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे कम एनर्जी में, लेकिन जब साइज छोटी होगी तो किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, तब इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मतलब कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, क्योंकि साइज बढ़ रही है तो आईपी घटेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ होगी जहाँ साइज छोटी है, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा काम करेगा। सबसे कम दिक्कत वहाँ होगी जहाँ साइज बड़ी है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम जो हमारी आईपी होती है ये डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, क्योंकि भैया एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से हम निकाल सकते हैं वैलेंस शेल से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ से एक और रिलेशन हमने नया जाना कि आईपी हमेशा एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर साइज बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा, अगर साइज घट रही है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जब हम ऊपर से नीचे आए तो हमारी क्या हुई? आईपी बढ़ रही है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, उसमें क्या क्या ट्रेंड्स पाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड्स तो हमने देख लिया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ज़्यादा हाई होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन फैमिली, इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन फैमिली। तो क्यों? तो क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों की जो नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NH2NP3। अब भैया NH2NP3 के केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ये कैसे फील्ड है? ये फील्ड है हाफ फील्ड लेकिन कंप्लीट। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंप्लीटली हाफ फील्ड। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कहीं पे बराबर बंटवारा हो, देखो भाई यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को मिला, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉनों का, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कंप्लीट हाफ फील्ड भी बोल सकते हैं। तो जो कंप्लीट हाफ फील्ड होता है वो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है ना, उस एलिमेंट्स को, उस इलेक्ट्रॉनों को। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। ठीक, अगर यहीं पे फुल फील्ड होता तो भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती। फुल फील्ड किसके केस में होता है सर? नोबेल गैस के केस में फुल फील्ड होता है। तो यही वजह है कि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, उसकी वैलेंसी 0 होती है। तो हाफ फील्ड के केसेस में ये भी कुछ नोबेल गैस की तरह इनर्ट बिहेव कर रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जब कोई चीज़ स्टेबल है तो किसकी मजाल है, किसकी इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाए। भाई किसी का परिवार संपन्न है, एकदम खुश है, 11 के 11 खिलाड़ी किसी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई क्यों आएगा किसी को निकालने? सारे खिलाड़ी अच्छे हैं। सेम कंडीशन यहाँ, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर पता चला है कंप्लीटली हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है मतलब स्टेबिलिटी है, ज़्यादा स्टेबिलिटी है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में बहुत एनर्जी लगेगी। यही वजह है कि इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड्स है वो है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब प्यारे बच्चों, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भाई भाई। ये कह रहा है अगर तुम बढ़ोगे भैया तो मैं भी बढ़ूंगा। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अभी अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में साइज की बात करूं ये थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा और ये और बड़ा। इसका मतलब कि जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं हमारी जो साइज है ये बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जब साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इसका मतलब कि आईपी की वैल्यू घट रही है। जब आईपी घट रही है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी घटेगी। या दूसरे शब्दों में हम कह सकें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जब साइज बहुत बड़ी है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी घटेगी। अच्छा सर ये बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफिनीशन क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे हमारे पास है HCl, आप सभी को पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्यों भाई? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्लोरीन की टेंडेंसी है, क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कभी अकेले नहीं निकाली जाती है, हमेशा कंपैरेटिव स्टडी में निकाली जाएगी। जैसे H है तब Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर H ना होता तो Cl कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव होता? ठीक है ना। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है भैया?
क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड्स तो हमने देख लिया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे नाइट्रोजन फैमिली के जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ज़्यादा हाई होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन फैमिली, इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन फैमिली। तो क्यों? तो क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों की जो नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NH2NP3। अब भैया NH2NP3 के केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ये कैसे फील्ड है? ये फील्ड है हाफ फील्ड लेकिन कंप्लीट। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंप्लीटली हाफ फील्ड। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कहीं पे बराबर बंटवारा हो, देखो भाई यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को मिला, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉनों का, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कंप्लीट हाफ फील्ड भी बोल सकते हैं। तो जो कंप्लीट हाफ फील्ड होता है वो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है ना, उस एलिमेंट्स को, उस इलेक्ट्रॉनों को। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। ठीक, अगर यहीं पे फुल फील्ड होता तो भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती। फुल फील्ड किसके केस में होता है सर? नोबेल गैस के केस में फुल फील्ड होता है। तो यही वजह है कि नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, उसकी वैलेंसी 0 होती है। तो हाफ फील्ड के केसेस में ये भी कुछ नोबेल गैस की तरह इनर्ट बिहेव कर रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जब कोई चीज़ स्टेबल है तो किसकी मजाल है कि इसकी इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाए। भाई किसी का परिवार संपन्न है, एकदम खुश है, 11 के 11 खिलाड़ी किसी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई क्यों आएगा किसी को निकालने? सारे खिलाड़ी अच्छे हैं। सेम कंडीशन यहाँ, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर पता चला है कंप्लीटली हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है मतलब स्टेबिलिटी है, ज़्यादा स्टेबिलिटी है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में बहुत एनर्जी लगेगी। यही वजह है कि इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड्स है वो है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब प्यारे बच्चों आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भाई भाई, ये कह रहा है अगर तुम बढ़ोगे भैया तो मैं भी बढ़ूंगा। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अभी अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में साइज की बात करूं ये थोड़ा बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा और ये और बड़ा। इसका मतलब कि जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं हमारी जो साइज है ये बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जब साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इसका मतलब कि आईपी की वैल्यू घट रही है। जब आईपी घट रही है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी घटेगी। या दूसरे शब्दों में हम कह सकें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जब साइज बहुत बड़ी है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी घटेगी। अच्छा सर ये बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफिनीशन क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे हमारे पास है HCl, आप सभी को पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्यों भाई? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्लोरीन की टेंडेंसी है ये क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कभी अकेले नहीं निकाली जाती है, हमेशा कंपैरेटिव स्टडी में निकाली जाएगी। जैसे H है तब Cl इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर H ना होता तो Cl कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव होता? ठीक है ना। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। क्यों घटती है भैया? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीडेशन नंबर की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे। क्या हमारी हेडिंग है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक चीज़ आपको बहुत बढ़िया से समझनी होगी कि नाइट्रोजन फैमिली के जो भी एलिमेंट हैं वो या तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि -3 कहाँ शो करते हैं, +3 कहाँ शो करते हैं और +5 कहाँ शो करते हैं। सबसे पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले रहे हैं NH2NP5। अब बहुत ध्यान से समझना, सॉरी NP3। अब प्यारे बच्चों आपको ये समझना है कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन और पा जाए तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी।
तब जाके ये 3 और पा जाएगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np3 है। एक केस में ये अपने p के सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अगर ये p के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ऐसे केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और अगर ये p के साथ साथ s के भी, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी। या तो ये 3 निकाल के स्टेबल होगा, NH2 तक कंप्लीट फुलफिल्ड होगा, या तो ये 5 निकालेगा, इसके पीछे कंप्लीट फुलफिल्ड होगा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तब इसके ऑक्टेट पूरे होंगे। मतलब -3 यहाँ पे ऐसे केसेस में -3, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, ये 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब मजे की बात स्टूडेंट्स ये है कि जो हमारी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होती है। अब आप बोलोगे क्यों? मैं क्या बोल रहा हूँ भैया कि जो -3 है वो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जब हम टाइप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है। अच्छा सर, मुझे ये तो बता दीजिए कि कोई एक एग्जांपल दीजिए जहां पे नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन शो करे। तो भैया NH3 का अगर मैं आपको केस दूं, NH3, तो बहुत ईजिली आप समझिए NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पार्शियली +1, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस, तो 1+ इसका 1+ इसका 1+ इसका, इसको बैलेंस करेगा -3। ठीक है, अब कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जहाँ पे +3 हो। आप बोलोगे तो भाई +3 का अगर हम बात करें तो हमारे पास है NCl3। अब ऐसे NCl3 को हम ऐसे लिख ले रहे हैं NCl3। देखिए प्यारे बच्चों, NCl3 की अगर हम बात करें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो -1 इसका, -1 इसका, -1 इसका, तो इसका +3। क्यों सर इसका -1? कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींचे अपनी तरफ, तो जब खींचे तो एक माइनस आया। क्यों एक माइनस आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो क्लोरीन का था, एक नाइट्रोजन का, इसने नाइट्रोजन वाला खींच लिया, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा, इसके इस इलेक्ट्रॉन को इसने खींचा, इसको इसने, 3 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इससे खींचे गए, इसलिए इस पर +3 चार्ज आया। अब बात करते हैं कि +5 कहाँ होगा। आपने बहुत सारे कंपाउंड का नाम सुना होगा, जैसे PCl5 है। अब PCl5 के केसेस में ये हमारा फास्फोरस है और ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लोरीन है। ठीक है ना, ये हमारा फास्फोरस है और ये हमारा क्लोरीन है। अब अगर हम PCl5 का बहुत सॉरी, ये तो हमारा PCl5 नहीं है, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। यहाँ पे P, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ द PCl5। अब क्लोरीन पे 1-, क्लोरीन पे 1-, क्लोरीन पे 1-, इस पे भी 1-, इस पे भी। तो भैया एक बात बताओ, क्लोरीन ने फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉनों को खींचा? एक इसने खींचा, एक इसने खींचा, एक इसने खींचा, एक इसने खींचा, एक इसने, ओवरऑल इसने +5। क्यों भाई? 5 इलेक्ट्रॉनों को फास्फोरस से खींच लिया गया, इसलिए यहाँ पे +5 लगेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जब कोई एलिमेंट अपनी तरफ खींचता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिससे खींचता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने दिखाई, +3 वाला भी मैंने यहाँ पे दिखाया, और -3 वाला भी दिखाया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। मैंने क्या बोला कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्यारे बच्चों, ये टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जब ये जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब ये जाते हैं तो भैया इनकी जो है स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि प्लस ये छोटी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है इसलिए इंक्रीज होती है प्यारे बच्चों। जैसे हमारे पास है NH2Np3, तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो ये NH2 वाला हमारा ये ऑर्बिटल है, ये थोड़ा थोड़ा अनअवेलेबल होने लगता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं देना चाहता, ये धीरे धीरे इनर्ट हो जाता है। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब हम नीचे जाते हैं ऊपर से इनर्ट बिहेव करने लगता है, मतलब इसकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस वजह से जो हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब भैया यही 3 इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इस वजह से टॉप टू बॉटम जाने पर +3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। हम सीधे शब्दों में कहें ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? NS2, ये जो S हमारा सबसेल है, S हमारा जो ऑर्बिटल्स है,
इसके इनर्ट नेचर के चलते +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारी स्टेबल होती है, क्योंकि अगर पांचों आसानी से निकल जाएं तो +5 स्टेबल होगा। अब बात करते हैं सर +5 का क्या केस है। तो जो प्यारे बच्चों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि टेंडेंसी हो जाती है 3 इलेक्ट्रॉन देने की। क्यों? क्योंकि जो हमारा NH2 है, जैसे NH2 NP3 है, ये थोड़ा थोड़ा इनर्ट बिहेव करने लगता है, ये स्टेबल ज़्यादा हो जाता है, ये अनअवेलेबल रहता है निकलने के लिए। तो जब इनर्ट नेचर शो करेगा तो भाई 3 ही निकलेगा। तो इसलिए भैया टॉप टू बॉटम जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी उनकी स्टेबिलिटी, और +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कोवैलेंसी की, कहाँ कौन 3 बॉन्ड बनाएगा, कहाँ कौन 5 बॉन्ड बनाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी 3 और 5 कैसे शो होती है ये देखेंगे। कौन से एलिमेंट 3 वैलेंसी शो करते हैं, कौन से एलिमेंट 5 वैलेंसी शो करते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे एलिमेंट, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है ना। अगर हम नाइट्रोजन का केस यहाँ पे लेते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3, यानी कि ये हमारा NH2 NP3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए लिखें तो यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम P के बाद लिखना चाहें तो हमारा 3s आएगा, ना कि D आएगा, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन प्यारे बच्चों वहीं हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p3, और अगर 3d होता तो 3d 0। अब होगा ही भैया, क्योंकि इसमें 2d तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन 3d पॉसिबल होता है। ऐसे केसेस में हमारा ये वैलेंस सेल हुआ। वैलेंस सेल के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और देखिए 1 2 3 इसमें, 1 2 3। अब देखिए ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि यहाँ पे इसके पास फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित हैं। इस केस में तो d ऑर्बिटल मिला ही नहीं, लेकिन इस केस में वैकेंट d ऑर्बिटल उपस्थित हैं। तो अगर हम इसको मान ले GS, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, तो इसको हम एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा, और होगा क्या प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3, और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन डी में। अब ऐसे केसेस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, यानी कि इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। भाई ऐसे केसेस में यहाँ पे 5, 1 2 3 4 और 5, बट इन दी केस ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे केवल 3 अनपेयर्ड हैं, 1 2 3, इसलिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है नॉर्मली, और हमारे फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की और बिस्मथ की 5। तो अगर कोई आपसे पूछे, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आता है। क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको अलग से इस क्वेश्चन को करवा भी चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कि NCl5 इज नॉट पॉसिबल, PCl5 इज पॉसिबल। क्यों? तो भैया अभी अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। जब नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो NCl5 कैसे बनेगा? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही रहेगी, 5 हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ कराएगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों जब बात करते हैं फास्फोरस की, तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, हम 5 कोवैलेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और 5 क्लोरीन ला के चिपका देंगे और PCl5 बन जाएगा। ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछते हैं भैया कि NF5 इज इम्पॉसिबल एंड PF5 इज पॉसिबल। कभी कभी आता है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 3 होती है, फास्फोरस की 5 होती है। क्यों? तो भैया यही रीजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल वैकेंट उपस्थित नहीं होता, फास्फोरस के केस में होता है। तो अब हम डिस्कस ये कर लेते हैं, ये तो हो गया कोवैलेंसी का मैटर, कौन सा कंपाउंड बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर कराए जाएंगे। अब हम ये बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन के कितने टाइप की और ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है और किस किस कंपाउंड में ये कैसे वेरी कर रही है, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है कि NH4+ के केसेस में नाइट्रोजन शोज 4 कोवैलेंसी,
इसका मतलब अगर कभी ऐसे क्वेश्चन है कि एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी, कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, बहुत इजीली आप बता दोगे 4 होती है। उसी तरह फास्फोरस और आर्सेनिक की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होगी। कैसे? PCl6 1 माइनस AsF6 1 माइनस में इसकी कोवैलेंसी 6 है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि NH3 और PH3 हमारा एज ए बेस बिहेव करता है, क्यों? क्योंकि NH3 के पास भी लोन पेयर होता है, PH3 के पास भी लोन पेयर होता है। यहाँ पे देखिए NH3 के पास भी लोन पेयर, PH3 के पास भी लोन पेयर। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बिहेव एज बेस। तो बेस इसीलिए बिहेव करता है एज ए बेस क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है जो कि आसानी से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे वेरी करती है पूरी प्लस से जाते जाते माइनस तक। वो तो तीनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो हमने पढ़ा, -3 +3 और +5। तो यहाँ पे देखिए जब हमने N2O5 लिया तो भाई इसकी ऑक्सीजन की -2 इंटू 5 करेंगे -10, -10 को बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन +10, 2 नाइट्रोजन है तो +5। सेम इसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, यहाँ पे निकालेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप रूल लगा लीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली राइट आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 तो नाइट्रोजन पे +2, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। N2O के केसेस में इस पे -2 तो इस पे -2 तो इस पे +2 और 2 हैं तो एक का +1। N2Y फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है तो यहाँ पे 0। NH2OH में भाई ऑक्सीजन पे -2, ओके, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पे हाइड्रोजन +2 और +1 मिलके +3 हो गए। यहाँ -2 है यानी यहाँ -1 लगा दे तो बैलेंस हो जाएगा तो -1। ठीक है, उसी प्रकार भाई यहाँ पे हाइड्रोजन +2 तो ये -2, हाइड्रोजन +2 तो ये -2। NH3 में -3 होगी नाइट्रोजन की, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तीनों हाइड्रोजनों से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसलिए -3 चार्ज आया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन -3 +3 +5 होती है। +3 नीचे जाने पर ज़्यादा स्टेबिलिटी पाती है, +5 ऊपर स्टेबिलिटी पाती है, नीचे जाने पर नहीं पाती। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन। कैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमारा नाइट्रोजन सबसे डिफरेंट है, इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और देन हम लोग इंपॉर्टेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन क्या क्या है, कैसे नाइट्रोजन अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से एकदम डिफरेंट है, एकदम यूनिक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि भाई ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, तो जो नाइट्रोजन की साइज है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल है अपने ग्रुप के एलिमेंट्स में। जब सबसे स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भाई भाई, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मतलब कि स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई और आईपी की वैल्यू भी हाई। अब मैंने अभी आपको बताया जब हमने कोवेलेंसी की बात की कि नाइट्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, तो देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी इसका यूनिक फीचर है। बाकी के फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सब में डी ऑर्बिटल पाया जाता है। तीसरी चीज, जब हमने N2 बनाया था, आपको मैंने ऐसा सीन दिखाया था कि ट्रिपल बॉन्ड बनता, मैंने बताया था कि ये पी पाई बॉन्डिंग के चलते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये पी पाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, साथ ही में हमारा एक डिफ और दिया है, इट एग्जिस्ट डाई एटॉमिक बॉन्ड विथ ट्रिपल बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है ये डाई एटॉमिक बॉन्ड के फॉर्म में पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बल्कि जो फास्फोरस है, जो आर्सेनिक है, उसको मैंने टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में दिखाया था, ये डाई एटॉमिक है। वहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड बनते थे, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है। ठीक है, तो ये भी इसके यूनिक कैरेक्टर में इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है ओइंग स्मॉल बॉन्ड लेंथ केटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है। क्यों भाई? नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए जो केटेनेशन पावर है नाइट्रोजन की वो कम होती है इन कंपेरिजन टू फास्फोरस। या सीधे शब्दों में कह सकते हैं नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए रिएक्टिविटी कम है, फास्फोरस की स्टेबिलिटी कम है मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे लिखा है इट कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्डिंग। होता क्या है, जो फास्फोरस, आर्सेनिक जितने हैवी एटम है ये डी पाई बॉन्डिंग या पी पाई बॉन्डिंग दिखाते हैं, बट क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो डी पाई बॉन्डिंग या पी पाई बॉन्डिंग कहाँ से दिखाएगा। यही वजह है कि ये इतने सारे प्रॉपर्टीज को लिए हुए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अब बात करते हैं सर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम पहले देखेंगे रिएक्शन विथ हेलोजन, फिर देखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, फिर देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और ऐसे ऐसे हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं।
केमिकल रिएक्टिविटीज में स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी विथ हैलोजन, यानी कि जब ये हमारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैलोजन के साथ जुड़ते हैं तो किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में हमने यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन ले लिया, तो जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा NCl3 बना सकता है, या सीधे शब्दों में हम कहें कि ये दो टाइप के कंपाउंड बनाता है। अगर नाइट्रोजन फैमिली को हम E से डिनोट करें तो ये एक टाइप का कंपाउंड बनाता है EX3 और दूसरे टाइप का कंपाउंड बनाता है EX5, यानी कि एक केसेस है जहाँ पे वैलेंसी 3 रहती है, एक केसेस है जहाँ पे वैलेंसी 5 रहती है। तो मैंने आपको एक चीज़ बहुत पहले ही बता दिया आज ही के सेशन में कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 3 हो सकती है भाई, 5 तो होती नहीं, तो ये हमारा इस टाइप से बनाता है। बाकी जितने हमारे आर्सेनिक हैं, बिस्मथ हैं, एंटीमनी हैं, ये सब किस टाइप के बनाते हैं, ये सब 5 टाइप के बनाते हैं। यहाँ तक कि इनफैक्ट फास्फोरस भी हमारा कैसे भैया, तो जो नाइट्रोजन बनाएगा वो बनाएगा NCl3 या हमारा बनाएगा NF3, ठीक है ना। क्यों ये ऐसा बना लेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी होती है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन आके चिपक जाएगा। लेकिन वहीं पर बात करें EX5 टाइप का, तो भाई आपको पता है PCl5 बनता है। देखो ये बन गया तुरंत के तुरंत, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अभी हमने प्रीवियस देखा। इसी तरह से ये भी बना सकता है। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि एक हमारा बनता है भैया ट्राई हैलाइड, एक हमारा बनता है ट्राई हैलाइड, और एक हमारा बनता है पेंटा हैलाइड टाइप का कंपाउंड, ठीक है ना। एक हमारा ट्राई हैलाइड, एक हमारा पेंटा हैलाइड। तो नाइट्रोजन को छोड़कर से सभी एलिमेंट पेंटा हैलाइड्स हमारे बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड बनाता है। क्यों बनाता है, सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्राइड कैसे होते हैं नाइट्रोजन फैमिली के, और बहुत फेमस हाइड्राइड है, जैसे अमोनिया हो गया, फास्फीन हो गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आइए पहले हम इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से बहुत सारे MCQ, बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस हमारे अराइज होते हैं। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पहले लिख दिया जिससे आपका ज़रा टाइम ना लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारा जो हाइड्राइड होता है या जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, ये EH3 टाइप का बनाते हैं। ये हमारा क्या है भाई, मान लो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, मतलब पूरे नाइट्रोजन फैमिली को हमने E लिखा, तो EH3 टाइप का बनाते हैं। अब N है तो NH3 बनाएगा जिसको अमोनिया कहते हैं, P है तो PH3 बनाएगा जिसको फास्फीन कहते हैं, ASS3 बनाएगा, SbS3 बनाएगा, BiS3। अब प्यारे बच्चों, एक बहुत फैक्चुअल सी बात अगर मैं बताऊं, बहुत सारे आर्डर आपके एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भैया ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, तो ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो नीचे का एरो है, मतलब जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर हाइड्राइड की बात करें, हाइड्राइड बनाने की टेंडेंसी की बात करें, जैसे NH3 है, PH3 है, ASS3 है, SbS3 है, BiS3, तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाएँ तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, इसी वजह से डिसोसिएशन एनर्जी भी कम हो रही है। सर ये डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, प्यारे बच्चों किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डिसोसिएशन एनर्जी है। तो इसका मतलब सबसे मजबूत बॉन्ड NH3 का होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, NH3 होगा। सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी की जरूरत कहाँ पड़ेगी, NH3 पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी घट रही है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी घटेगी, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट की हम बात कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भैया, बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, रिडक्शन जल्दी होता है, इसलिए, ठीक है ना। रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखो NH3 हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और वहीं पर हम बात करें BiS3 की तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों भैया, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक तो स्टेबिलिटी का सीखे, डिसोसिएशन एनर्जी का सीखे, साथ ही रिड्यूसिंग पावर का सीखे, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो BiH3 स्ट्रॉन्ग होगा, NH3 हमारा माइल्ड होगा, ठीक है। और हम बात करें अब बेसिसिटी की, बेसिसिटी भाई डिपेंड करती है कि लोन पेयर की डेंसिटी कितनी बढ़िया है। तो जितनी छोटी साइज उतना लोन पेयर की डेंसिटी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जितना, उतनी आसानी से लोन पेयर दे देगा,
ठीक है ना। तो अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम NH3 का केस देखते हैं। तो NH3 के केसेस में साइज जो हमारी सबसे छोटी होती है, मतलब जो लोन पेयर है वो सबसे ज़्यादा डेंस रहेगा, सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी, इसलिए NH3 हमारा सबसे अधिक बेसिक होता है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्योंकि साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, लोन पेयर का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है, उसकी भी डेंसिटी, इस वजह से अवेलेबिलिटी नहीं बन पाती लोन पेयर की, इस वजह से बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो नीचे जाने पर हाइड्राइडो के फॉर्म में जो हमारी बेसिसिटी है वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब NH3 सबसे बढ़िया बेस होता है और BiS3 सबसे लीस्ट बेसिक है इन द केस ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। वहीं पर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो भैया अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107.8 मैंने लिखा है, फास्फीन का 93.6 लिखा है, ASS3 का 91.8 लिखा है और SbS3 का 91.3। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो अमोनिया का सबसे ज़्यादा होगा। अब कई बच्चे कहेंगे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो रिपल्सन घटेगा, रिपल्सन घटेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। बट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन आपको पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, क्योंकि लोन पेयर बहुत नज़दीक होता है ना भाई, छोटी साइज है तो रिपल्सन होगा, तो ज़्यादा बढ़िया बॉन्ड, ज़्यादा बड़ा बॉन्ड बनेगा। यही वजह है कि NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है और SbS3 का कम, क्यों, सबसे छोटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है भाई, लोन पेयर क्या कर रहा है, डेंस है ना, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, तो जिनकी साइज छोटी उनके बीच का बॉन्ड मजबूत, तो वो जल्दी नहीं टूटेंगे, जिनकी साइज बड़ी उनके बीच का बॉन्ड वीक, वो जल्दी टूटेंगे। तो NH3 का सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होगा और SbS3 इसके बाद BiS3 सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबल होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। एक और कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं कि NH3 हमारा सल्यूबल है वाटर में, लेकिन और जितने भी हमारे नाइट्रोजन फैमिली के हैं वो इनसल्यूबल हैं। क्वेश्चन आता है कि सर क्यों, भाई बनता है प्रश्न, तो आप बहुत अच्छा सा जवाब दोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ। मैंने बोला था ना कि वन शॉट, अब आपके सारे क्वेश्चन तो यहीं क्लियर हो जा रहे हैं यार। फिर आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम बोलोगे अरे यार सर ने जो पढ़ाया सब वही फंस रहा है, आप उठा के आंसर देखिएगा। तो भाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आइए देख लें। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये वाटर में सल्यूबल है, ठीक है, तो बिल्कुल सल्यूबल हो सकता है भैया, ठीक है। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसलिए ये सल्यूबल है। और जितने भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते नहीं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बनती है, NOF और हाइड्रोजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने चाहिए ना, फास्फोरस उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है जितना होना चाहिए, इस वजह से हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फास्फोरस और इस आर्सेनिक और बिस्मथ, एंटीमनी के केस में नहीं पाया जाता। लेकिन अमोनिया और वाटर में क्यों एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये था हमारा, चाहे हम कह लें रिएक्टिविटी विथ हाइड्राइड, चाहे हम कह लें रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या बना रहे हैं, हाइड्राइड। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, क्योंकि हमने हैलोजन और हाइड्राइड देख लिया। अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में बहुत सिंपली पढ़ना है, क्योंकि ऑक्साइड नाइट्रोजन के कट गए हैं सिलेबस से, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन फैमिली के रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो कैसे कैसे टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, तो ये बेसिकली दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, E2O3, E2O5। E क्या है हमारा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ठीक है यहाँ पे। और ये दो टाइप के, मतलब अगर हम नाइट्रोजन के केसेस में बात करें तो हमारे दो टाइप ऐसे हो सकते हैं, या तो N2O3 टाइप या तो N2O5 टाइप, ठीक है। मतलब समझो, ई का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ये दो टाइप के ऑक्सीजन कंपाउंड बनाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही फैक्चुअल बात मैंने लिखी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑक्साइड ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर मोर एसिडिक। ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी ऑक्साइड के केसेस में नाइट्रोजन की, उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ऑक्साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर आर मोर एसिडिक, ठीक है। मतलब जहाँ पे जिस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमने एक ऑर्डर लिखा है
N2O लिया है, NO लिया है, N2O3 लिया है, N2O4 लिया है, N2O5। अब हमने सारे केसेस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली। यहाँ पे निकाला तो ऑक्सीजन की -2, तो एक नाइट्रोजन की +1 होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 तो नाइट्रोजन +2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 तो -2 3 × 6, -6 को बैलेंस करेगा +6 दोनों का होगा, एक का निकालना है तो +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5। तो आप देखोगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि जो ऑक्साइड है उसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। वहीं पर हम 3 यहाँ पे फैक्चुअल बात लिखते हैं और ये जनरलाइज बात है, ये मत नीचे कमेंट करना सर आपने गलत बता दिया। एक्सेप्शन केस मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म कर रहा हूँ। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारे एक्सेप्शन केस को वहाँ पे कवर कर लेंगे। यहाँ पे लिखा ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल आर एसिडिक, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो हमारे क्या होंगे प्यारे बच्चों, एसिडिक होंगे। फिर ये कह रहे हैं ऑक्साइड ऑफ द मेटेलाइड आर एम्फोटेरिक, जो हमारे मेटेलाइड है उनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को शो करेंगे, ठीक है ना। वहीं पर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ द मेटल आर बेसिक, और जो हमारा मेटल है उनके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक होंगे, मतलब ऊपर से दो नॉन मेटल है उनके एसिडिक होंगे। मेटेलॉइड के हमारे क्या होंगे भैया, मेटेलॉइड के हमारे होंगे एम्फोटेरिक, और जो हमारा बिस्मथ मेटल है उसका बेसिक होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत एक्सेप्शन केस भी है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये रहा हमारा ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद सर हमको क्या पढ़ना है, मैं पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आपको 1 शॉट वीडियो दे रहा हूँ। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हमको नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ने हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड कट गए, फास्फोरस की एलोट्रॉपी कट गई जो कि हमको नहीं पढ़ना है, ऑक्सी एसिड कट गया, ठीक है, फास्फीन कट गया। तो अब हमको क्या क्या पढ़ना है भैया, N2 की प्रिपरेशन पढ़नी है, एप्लीकेशन और यूजेस पढ़ना और केमिकल प्रॉपर्टी, और अमोनिया बनाने का हैबर मेथड बहुत डिटेल में पढ़ना है, और HNO3 का फॉर्मेशन हमको ओस्टवाल्ड मेथड से ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब इन तीनों कंपाउंड के बारे में हमको इनकी प्रिपरेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस पढ़ना है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग जब लॉन्ग आंसर करेंगे तो वहाँ पे कवर कर लेंगे। बाकी के पूरे नाइट्रोजन फैमिली का आइडिया आपके दिमाग में एक रोड मैप की तरह जनरेट हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से मैसेज करिए और आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेसिफिक है, जिसका मात्र एक टारगेट है 95% आपको गेन कराना। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और स्टूडेंट्स तक जिनको पी ब्लॉक टफ लगता है मैं आसान कर दूंगा, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे ऑक्सीजन फैमिली, वो भी 1 शॉट। तो अगर सारी चीज़ें बेहतर हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। याद रखना, चलना वहाँ तक है जिसके आगे राह नहीं। बाय बाय, टेक केयर।